बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 7 के। ये बात मैं बार बार कहता रहता हूं कि जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज एक्सरसाइज की करवाऊंगा तो उससे पहले सारी थ्योरी, जितने भी फार्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, वो आपकी फिंगर टिप्स पर होना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको नहीं आता तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स ये आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इस लेक्चर से पहले मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और वो आपको आते हैं, ताकि ये चीजें जो मैं आज करवाऊंगा ये आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गिव 2 एप्लीकेशंस इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। रेजोनेंस की 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पूछ रहा है। इससे पहले कि हम रेजोनेंस की एप्लीकेशंस की बात करें, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होती है। इसकी आसान सी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे एक बच्चा जो है वो स्विंग, जो झूला होता है, पींग जिसे कहते हैं, उस पर बैठा हुआ है। आप उसको धक्का देते हैं, अब वो बच्चा जो है वो स्विंग में वाइब्रेट कर रहा है। अब वो कहता है कि मुझे जो है और ज्यादा हाइट तक जाना है। आप क्या करते हैं? आप जैसे ही वो एक चक्कर कंप्लीट करके वापस आकर दूसरे चक्कर के लिए जाने की तैयारी कर रहा होता है, आप पीछे से एक और पुश कर देते हैं। अब वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा। जब वो दोबारा वहां पर आएगा और फिर आप एक और फोर्स लगाएंगे तो वो फिर दोबारा ज्यादा हाइट तक जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जब जब उसका एक चक्कर कंप्लीट होगा, आप तब तब फोर्स अप्लाई करेंगे। तो एक चक्कर के बाद आपकी एक फोर्स लगेगी, 2 चक्कर के बाद 2 दफा फोर्स लग चुकी होगी, 3 के बाद 3 दफा फोर्स लग चुकी होगी। यानी मैं कहूंगा कि उसका जो झूला है उसकी फ्रीक्वेंसी और आपके फोर्स को अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो गई। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो इसे कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि जब आप रेजोनेंस करते हैं, यानी फोर्स को periodically उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके अप्लाई करते हैं, तो उसका झूला आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बुलंद होता जाएगा। दूसरे अल्फाज में एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, या दूसरे अल्फाज में आपकी दी गई एनर्जी सारी की सारी झूला एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। तो हम 2 बातें कह सकते हैं। जब रेजोनेंस होती है तो एक तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है और दूसरा एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है, और दूसरा जो है वो एनर्जी दोबारा ये लाइन बोलो, और दूसरा एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि रेजोनेंस क्या होती है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, वो जो आप धक्का लगा रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स, बराबर हो जाए, टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वो जो झूले की फ्रीक्वेंसी है, तो फिर क्या होगा? देन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी इंक्रीज्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब वो कहता है रेजोनेंस की एप्लीकेशंस बताएं। अब झूले वाली एप्लीकेशन तो नहीं है कोई इतनी इंपॉर्टेंट, तो रियल लाइफ में रेजोनेंस की एक बड़ी बेहतरीन एप्लीकेशन जो है वो माइक्रोवेव ओवन है। अब आपको मालूम है जो खाना ठंडा है, उस खाने के ठंडे होने की वजह क्या है? उसके अंदर अगर फैट सपोज करें थोड़ा सा है, तो वो फैट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो बड़े स्लोली वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वेरी स्लो जिगलिंग। वो अपने हाई एक्सिस पर हल्का हल्का मूव करें। जब खाना गर्म होता है, ठीक है, तो गर्म खाना गर्म क्यों होता है? कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जिगलिंग होती है। अब आप चाहते हैं कि जो ठंडा खाना है जिसके मॉलिक्यूल ऐसे हैं, उसको आप ऐसे कर दें। ऐसे है ना? ये तो वैसी नहीं बात कि एक शख्स जो है वो झूला ले रहा है और वो इतना इतना जा रहा है और आप चाहते हैं वो इतना इतना जाना शुरू कर दें, है ना? तो आप क्या करेंगे? आप पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करके एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, जैसे वो शख्स झूले में मूव कर रहा था, और आप चाहते हैं मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करना शुरू कर दें, ज्यादा एम्पलीट्यूड से मूव करना शुरू कर दें, तो एम्पलीट्यूड से ज्यादा करने के लिए रेजोनेंस होनी चाहिए। और रेजोनेंस के लिए आप क्या करेंगे? कोई और फोर्स लगाएंगे जो मॉलिक्यूल को हिट करे, फिर मॉलिक्यूल वापस आए, फिर हिट करे, फिर हिट करे, और इस तरह से एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। अब वो फोर्स कहां से आएगी? मॉलिक्यूल तो इतना छोटा कि आप उसको तो उंगली से फोर्स लगाकर ऐसा कर नहीं सकते। तो फिर ये फोर्स कहां से आएगी? ये फोर्स आएगी माइक्रोवेव्स के जरिए। तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जनरेट कर सकते हैं। वहां पर हम ऐसी फ्रीक्वेंसीज की माइक्रोवेव्स अगर जनरेट करें जिनकी फ्रीक्वेंसी जो मॉलिक्यूल है वाइब्रेट करता हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो झूले में हुआ था। जब वो माइक्रोवेव्स आकर लगेंगी बार बार,
तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट करेगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, जिसका नतीजा होगा कि मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी आ गई, और जब ज्यादा एनर्जी आ जाए किसी चीज के पास तो वो गर्म हो जाती है। तो इसलिए हम लोग एक माइक्रोवेव अवन यूज करते हैं। माइक्रोवेव अवन के अंदर हम ठंडा खाना रखते हैं और फिर माइक्रोवेव्स उस पर बम्बार्ड करते हैं, फेंकते हैं। वो माइक्रोवेव अवन जो है वो मॉलिक्यूल्स जो अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता रेजोनेंस होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता है और फूड जो है वो कुक होना शुरू हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। In a microwave oven, microwaves with a frequency similar to the natural frequency of vibration of water and fat molecules, यानी वाटर और फैट मॉलिक्यूल जो खाने के अंदर मौजूद है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी के हम माइक्रोवेव्स ऐड करेंगे, आर यूज्ड। The water molecules resonate and start absorbing energy from the microwaves. जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी and consequently get heated up. फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, ठीक है। क्यों इतनी रखी? क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी वाटर की वाइब्रेट करने की भी है या फैट के मॉलिक्यूल्स की, तो विच इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स इन द फूड। तो इस तरह से माइक्रोवेव ओवन में आप देखें तो एटॉमिक लेवल पर वो रेजोनेंस ही अप्लाई हो रही है जो आप झूले में अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो रेजोनेंस है ये ट्यूनिंग ऑफ रेडियो में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब होता क्या, आप लोग जानते हैं कि रेडियो से आप डिफरेंट स्टेशन सुन सकते हैं। सपोज करें रेडियो में एक स्टेशन है 106.2, एक है 103, एक है 101, ठीक है, ये डिफरेंट स्टेशंस हैं। अब इन सारे स्टेशंस की जो रेडियो वेव्स होंगी वो आकर हमारे रेडियो के एंटीना पर टकरा रही होंगी, ऐसे ही ना। लेकिन क्या हमारा रेडियो जब वो सारों को इकट्ठा सुनाना शुरू कर देता है, वो तो सिर्फ किसी एक को सुनाता है। तो वो इतने ज्यादा जो वेव्स आकर एंटीना से टकरा रही हैं वो सिर्फ एक चैनल को कैसे पिक करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके पीछे रेजोनेंस है। तो ये देखिए जी, रेजोनेंस भी कौन सी, क्योंकि रेडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात हो रही थी, तो ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की बात है, ठीक है। तो ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है। अब होता क्या, सपोज करें कि हमारे पास ये एंटीना, इसके साथ आगे एक सर्किट लगा होता है, इसको हम सेकंड ईयर में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी मैं चेंज कर सकता हूं। जब मैं रेडियो के ऊपर लगा हुआ वो जो नॉब होता है उसको घुमाता हूं ना ताकि डिफरेंट चैनल सुनाई दे, तो वो जो नॉब घुमा रहा होता हूं मैं उसके अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट चैनल से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ऐसे ही ना। सपोज करें कोई 106.2 मेगाहर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी किसी चैनल की फ्रीक्वेंसी है 101 मेगाहर्ट्ज। अब मैं चाहता हूं कि जितनी भी आ रही है मुझे सिर्फ ये वाली सुनाई दे, मैं ये चैनल सुनना चाहता हूं, इस पे न्यूज आ रही है या कुछ भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉब को रोटेट करूंगा। जब मैं नॉब को रोटेट करूंगा तो इसके एंटीना के अंदर जो चार्जेस के मूव करने की जो फ्रीक्वेंसी है मैं उसको 101 मेगाहर्ट्ज कर दूंगा। ये है एंटीना के अंदर जो सर्किट है उसकी अंदर चार्जेस की फ्रीक्वेंसी, और मैंने उसको मैच कर दिया है उस चैनल के साथ जिसको मैं सुनना चाहता हूं। तो अब क्या होगा, वैसे तो सारे सिग्नल्स आकर हिट करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स इसको मिलेगा क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो रेजोनेंस हो जाती है। इस तरह से रेडियो जो वो बाकी सारे चैनल्स को छोड़कर सिर्फ यही चैनल हमें सुनाएगा। ट्यूनिंग अ रेडियो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस व्हेन वी टर्न द नॉब। वो जो हम नॉब घुमाते हैं जिससे हम चैनल चेंज करते हैं, वो हम क्या कर रहे होते हैं, व्हेन वी टर्न द नॉब ऑफ अ रेडियो टू ट्यून अ स्टेशन वी आर चेंजिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द रिसीवर। हम रेडियो का जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है अंदर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं? ताकि हम उसको बराबर कर दें उस चैनल की फ्रीक्वेंसी के जो हम सुनना चाहते हैं, टू मेक इट इक्वल टू द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी। जैसे यहां पर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट की, और ये है ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं दोनों को बराबर कर दिया। अगर मैं चाहता हूं मैं ये वाला चैनल सुनूं तो मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा ना, रेडियो को नॉब को घुमाऊंगा, वो 101 से मैं इसको 106.2 कर दूंगा। अब वो इसकी बजाय इसको ज्यादा पिक करना शुरू कर देगा, इसको लार्ज रिस्पॉन्स देगा रेजोनेंस की वजह से। When the two frequencies match, जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच होगी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जी मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगी एंड दिस इज द ओनली स्टेशन वी हियर। तो हमें सिर्फ वही चैनल सुनाई देगा। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत दफा बोर्ड में आता है लेकिन है बहुत आसान, तो जरा तवज्जो से देखिएगा।
What happens to the time period of a simple pendulum if its length is double? अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है वो डबल कर दें तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? बच्चे धोखा खा जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर लेंथ डबल कर दी तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लेंथ डबल करेंगे यानी 2 टाइम्स करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज तो होगा, लेकिन 2 टाइम्स नहीं बल्कि √2 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जरा देखिए इसका प्रूफ कैसे करना है। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आप लोग सब जानते हैं, T = 2 पाई √L/G। अभी L कौन सी लेंथ है? ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन मैं जो चाह रहा हूं वो क्या है कि मैं L को डबल कर दूं। तो जब ऐसा करने पर 2 टाइम्स करने पर जो नई लेंथ आएगी वो L डैश कह रहा हूं उसको मैं, ठीक है। तो ये L डैश है। अगर मैं ये वाली लेंथ पुट करूं तो फार्मूला ये बन जाएगा, लेकिन अब क्योंकि लेंथ चेंज हो चुकी है तो टाइम पीरियड भी कोई चेंज आएगा, तो टाइम पीरियड को भी मैंने लिख दिया T डैश। तो ये पहली सिचुएशन है और ये बाद की सिचुएशन है, ठीक है। इसमें L है तो टाइम पीरियड T होगा, इसमें L डैश है तो टाइम पीरियड भी T डैश यानी चेंज हो चुका होगा। लेकिन L डैश यानी कि कितनी लेंथ है नई वाली, तो वो तो मुझे मालूम है। नई वाली लेंथ पुरानी वाली लेंथ का 2 टाइम्स है, तो L डैश की जगह मैं 2L लिख देता हूं। अच्छा, मैं 2 को अलग लिख देता हूं अंडर रूट में और बाकी चीजें एज इट इज लिखा रहने देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर आप गौर से देखें ये क्या बनना है, 2 पाई √L/G, ये तो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला है। तो 2 पाई √L/G तो किसके बराबर था? टाइम पीरियड के, पुराने वाले टाइम पीरियड के। तो इसकी जगह मैं पुराने वाला टाइम पीरियड लिखूं, √2 टाइम्स एज इट इज साथ आ जाएगा। यहां से क्या पता चल रहा है, ये कह रही इक्वेशन कि न्यू टाइम पीरियड इज √2 टाइम्स द ओल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो लेंथ डबल करने से टाइम पीरियड जो है वो √2 टाइम्स बढ़ा है, 2 टाइम्स नहीं बढ़ा, √2 टाइम्स बढ़ा है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, जरा देखते हैं। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर? पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर लेंथ 1 मीटर है? इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने आंसर लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है, तो 1 लाइन में आपने आंसर बता देना, लेकिन अब आपने इसको प्रूव करना है ना कि ये कैसे आ गई 0.5 हर्ट्ज। तो जरा देखिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है, ठीक है। जरा धोखा ना खा जाएगा, टाइम पीरियड का फार्मूला था 2 पाई √L/G। अब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होती है, तो अगर आपने टाइम की पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना है तो 2 पाई को इनवर्स कर दो तो 1/2 पाई बन जाएगा। √L/G को इनवर्स कर दो तो √G/L बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के फार्मूला में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये बात क्लियर कर रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए यू जस्ट नीड द वैल्यू ऑफ पाई, जो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, द वैल्यू ऑफ G विच इज 9.8, द वैल्यू ऑफ लेंथ जो गिवन है 1 मीटर। सो जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। इसको सॉल्व करते हैं, ये जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 6.28 और 9.8 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर तो 9.8 ही रहेगा। इसको कैलकुलेटर में पुट करें, आपका आंसर 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा। यही मैंने पहले 1 लाइन में लिख दिया था। स्टूडेंट्स ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि 4th और 5th शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से करना है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि 4th शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन हम लोगों ने पढ़ी है। फ्री ऑसिलेशन क्या होती है? अगर मैं एक पेंडुलम को यहां लाकर छोड़ दूं तो वो वाइब्रेट करता रहेगा और मैं उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करूं तो फिर ये ऑसिलेशन जो है ये फ्री ऑसिलेशन कहलाएगी। तो द ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम व्हिच अकर्स विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन, जिनमें बाहर से कोई फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे, कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह भी नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? देखिए इसकी एग्जांपल कोई आइडियल एग्जांपल ही हो सकती है, क्योंकि रियल लाइफ में हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर फ्रिक्शन ना हो। तो फ्रिक्शन हमेशा मौजूद है। जब फ्रिक्शन होगी तो वो भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स ही है ना। तो जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होगी तो फिर तो फ्री ऑसिलेशन नहीं होगी। तो ट्रू फ्री ऑसिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात मैंने नीचे लिखी थी कि इन रियल लाइफ फ्री ऑसिलेशंस कैन नॉट बी अटेन्ड। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस हमेशा मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो सिंपल पेंडुलम पर अगर हम कोई फोर्स ना लगा रहे हो और बाकी फ्रिक्शन लॉसेस को हम इग्नोर कर दें तो फिर अगर एक पेंडुलम खुद मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये एक फ्री ऑसिलेशन है। अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स फ्रीली विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। If we ignore air friction and other losses, its natural frequency depends on
लेंथ ऑफ पेंडुलम, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ये फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये उस सूरत में होगी जब पेंडुलम जो है वो फ्री ऑसिलेशन कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स देखें फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं। अगर एक बच्चा झूले पे बैठा हुआ है और वो झूला ले रहा है, वो पीइंग जिसे हम बोलते हैं, स्विंग कहते हैं, वो झूला ले रहा है और जैसे वो झूला लेकर इधर आता है मैं फिर उस पर फोर्स लगा देता हूं, फिर वो और ऊपर तक जाता है। अब ये जो ऑसिलेशन है ये फ्री ऑसिलेशन नहीं है, बल्कि इसमें एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी अप्लाई हो रही है, इसे हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। The oscillations which occur under the influence of an external force, वहां लिखा था without the external force, यहाँ external force होनी चाहिए, are called forced oscillation। तो forced oscillation की एग्जांपल अगर हम पेंडुलम में दें तो वही पेंडुलम आप इमेजिन कर लें जो फ्री ऑसिलेट कर रहा था खुद ब खुद, लेकिन अब अगर मैं भी उसको पुश करना शुरू कर दूंगा तो फिर इस सूरत में ये forced oscillation बन जाएगी। If the mass of a vibrating pendulum is struck again and again, यानी मैं उसको बार बार फोर्स लगाऊं, then such oscillations of pendulum are forced oscillation। तो ये उनकी डेफिनेशन होगी और एक एक एग्जांपल होगी। इसके अलावा फोर्स्ड ऑसिलेशन की बेतहाशा एग्जांपल है। आप गाड़ी स्टार्ट करके उसका जो इंजन देखते हैं तो इंजन इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है, ये मुसलसल उसको पुश मिल रही है, ये एक फोर्स्ड ऑसिलेशन है। या किसी फ्लोर पर फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री की हैवी मशीनरी जब वाइब्रेट करेगी तो वो फ्लोर भी वाइब्रेट कर रहा होता है, ये भी फोर्स्ड ऑसिलेशन है। गिटार जब आप बजा रहे होते हैं, आप बार बार गिटार के स्ट्रिंग्स को बार बार प्लग कर रहे होते हैं, बार बार स्ट्रक कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन है। तो हकीकत यह है कि आपको फ्री ऑसिलेशंस तो कम देखने को मिलेंगे इर्द गिर्द, लेकिन फोर्स्ड ऑसिलेशन ज्यादा देखेंगे आप लोग। स्टूडेंट्स ये था हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। How can you compare the masses of two bodies by observing their frequencies of oscillation when supported by a spring? यानी आप इमेजिन करें कि एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ एक बॉक्स अटैच है, ठीक है, एक बॉक्स अटैच है जिसके अंदर जो मैस है ना वो मुझे नजर नहीं आ रहा, ये बॉक्स है। एक और स्प्रिंग है, वही सेम स्प्रिंग है, उसके साथ भी एक बॉक्स अटैच है, लेकिन उसके अंदर जो मैस है वो भी मुझे नजर नहीं आ रहा। अब सवाल पैदा होता है कि किसका मैस ज्यादा होगा और किसका कम होगा बॉक्स खोले बगैर। क्या सिर्फ उनकी वाइब्रेशंस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है? तो जरा देखते हैं। याद रखिएगा जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मैस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैस। ये कैसे मैंने निकाला, ये देखिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो आप लोगों को मालूम है, जरा के को थोड़ी देर के लिए और एम को अलग-अलग अंडर रूट में लिख लेते हैं। इस सारी चीज को मैं कांस्टेंट अगर कर दूं, क्योंकि 2 और पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, दोनों केसेस में स्प्रिंग सेम है, तो के कांस्टेंट हो जाएगी, ये सारी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। जब ये सारी चीज कांस्टेंट हो जाएगी, इसको मैं हटाऊंगा तो इसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। ये क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मैस, ठीक है। दिस इक्वेशन शोज that frequency of mass spring system is inversely related to square root of mass, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें एक में मैस कम है और एक में मैस ज्यादा है तो मैं बगैर बॉक्स को खोले अंदाजा लगा सकता हूं। मैं इसको यूं करके छोड़ता हूं, ये बड़ी तेजी से वाइब्रेट करता है। जब ये तेजी से वाइब्रेट करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी अगर इसकी ज्यादा है तो वो तो तभी ज्यादा हो सकती है जब इसका मैस कम हो, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी मैं अंदाजा लगा लूंगा कि वहां जो अंदर मैस है वो छोटा है। मैंने इसको वाइब्रेट किया तो ये बड़ी आराम से वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका मतलब इसके अंदर मैस ज्यादा होगा। तो मैं बगैर बॉक्स को खोले ये अंदाजा लगा सकता हूं कि किसका मैस ज्यादा होगा और किसका कम होगा फ्रीक्वेंसी को देखकर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और मैस का इनवर्स रिलेशन है। तो ये मैंने बात लिखी है। इन दिस वे वी कैन कंपेयर द मैसेज ऑफ टू बॉडीज बाय ऑब्जर्विंग देयर फ्रीक्वेंसीज। तो हम मैसेज का अंदाजा लगा सकते हैं फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करके। द मैस विद लो फ्रीक्वेंसी विल बी लार्ज एज कंपेयर टू द मैस विद हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।